has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight, we have to punch not below our weight, we have to increase our weight and punch proportion. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स. दिस इज आदि अचिंत. सुप्रीम कोर्ट का मामला खत्म हुआ और हम आपके सामने आए हैं ओमकार जी के साथ, जो हमको बताएंगे कि भाई हुआ क्या है, क्योंकि एक सेक्शन में रोना धोना शुरू हो चुका है. और वो रोना धोना एक्चुअली मैं बताऊं आपको, राइट विंग में भी रोना धोना है और जो वक्फ के लिए लड़ रहे थे वो भी रो रहे हैं. तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों पक्ष एक साथ कैसे रोना शुरू हो गए. और लेफ्ट विंग वाले जो हैं वो थोड़ा अभी मातम के मूड में हैं. उनका अभी समझ नहीं आ रहा वो करना क्या है, क्योंकि वो डिसाइड ही कर रहे हैं कि भैया कहाँ से मुर्शिदाबाद में राइटिंग हुई है. तो जरा पता करें ओमकार जी क्या कहते हैं. सर जी नमस्कार एक बार और वेलकम टू द शो. बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार. सर जी पहले ये बताओ, ये आया क्या, ये जजमेंट फाइनली आया क्या? मैं जजमेंट तो यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीन में. जजमेंट क्या, जो भी ऑब्जर्वेशन इन्होंने दी है मेरे को पढ़ के तो कुछ समझ नहीं आया. खैर मैं इतना लॉयर नहीं हूँ. दो बड़े बड़े चीजें इन्होंने बोली हैं कि साहब नॉन मुस्लिम जो अभी सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में अभी अपॉइंट मत करना. लेकिन कल उसके बारे में बोला उन्होंने नीचे कि साहब जो नॉन मुस्लिम हैं उनको आप जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आप बना सकते हो, विच इज व्हाट एसजी ने भी बोला. और आज बोला कि जो वक्फ बाय यूजर है उसके अंदर नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन जो हो रखा है उसको मत छेड़ना, बाकी जो मर्जी आप करते रहो. ये दो चीजें बाहर निकली हैं. नो, क्या मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है कि आप कुछ और हमको समझाएंगे सर? आदि जी, ये समझना जरूरी है कि ये वक्फ संशोधन बिल लाया क्यों गया और इसको कानून बनाया क्यों गया, अधिनियम में परिवर्तित किया क्यों गया. क्योंकि ऐसी शिकायतें थी कि जो असराफ हैं, जो अमीर हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में भी और अहम पदों पर बैठे हुए हैं, वो लाखों एकड़ जमीनों को वक्फ का बता करके उन पर कुंडली मारे बैठे हैं. और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हो रखा है. इन लोगों ने जो वक्फ की जमीन के कायदे कानून होते हैं, या वक्फ जो जमीन कर दी जाती है, संपत्ति कर दी जाती है, उसका जो यूज होना चाहिए उसका वो यूज करने के बजाय जो गरीब गुरबा है, वंचित है, जो विकास की दौड़ से बाहर रह गया है, बजाय उसके लिए घर बनवाने के, बजाय उसके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के, इन लोगों ने क्या कर रखा है कि उन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, कुंडली मारे बैठे हैं, और उनको लीज पर दे करके, लीज की जो रकम होती है उसको तो बहुत कम दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में पैसा बहुत ज्यादा पकड़ रखा है. और मॉल खड़े कर दिए हैं उन पर. जैसे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप है कि उसने मॉल खड़ा कर दिया और बहुत मोटा पैसा जो है ये कमा रहे हैं. अलग अलग राज्यों में ये जमीनें इनके कब्जे में रही हैं. तो जो आम मुसलमान है, जिसको हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं, गरीब मुसलमान कहते हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसका हक दिलाने के लिए, और वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन पर उनके लिए कॉलोनी बना करके, फ्लैट्स बना करके, मल्टी स्टोरीज बना करके, ऐसे जिनके सिर पर अभी छत नहीं है उनको वो सब उपलब्ध कराने के लिए, और इनके चंगुल से इसको निकालने के लिए ये संशोधन लाया गया है. तो असराफ जो हैं वो बड़े आसानी से इन पसमानदा मुसलमानों को, गरीबों को आगे करके और लड़ाई लड़ते रहे हैं. CAA के खिलाफ भी भड़काया, कई दूसरे मामलों को लेकर के इन्होंने भड़काया और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया. इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां तुष्टीकरण की नीति अपनाती हैं, मुसलमानों के वोट लेती रही हैं, वो आग में घी का काम करती हैं, और इस बार भी उन्होंने किया है. अभी हमने मुर्शिदाबाद में देखा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे. लेकिन ये मामला जिस तरीके से
कोर्ट में लेकर के जाया गया। और अभी ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि 73 याचिकाएं जो हैं वो दाखिल की गई हैं। तो इस पर बल्कि नाराजगी भी जाहिर की है चीफ जस्टिस ने कि सैकड़ों याचिकाएं दाखिल करने की आखिर जरूरत क्या है, इतनी याचिका क्यों दाखिल की गई हैं, और केवल हम 5 बिंदुओं पर 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेंगे अगली तारीख से। आप लोग तय कर लीजिए कि वो 5 बिंदु कौन से होंगे, आपकी 5 आपत्तियां कौन सी होंगी जिन पर हमें सुनवाई करनी है। यानी 73 या 100 या 125 123 याचिकाओं पर जो इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 73 नहीं है 123 याचिकाएं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे इतनी याचिकाओं को, 5 बिंदु हमें दीजिए। पहला झटका तो इनको ये दिया है। दूसरा झटका ये दिया है कि ये स्टे की मांग कर रहे थे। पूरा बंद कि जो अधिनियम पारित किया गया है इसको स्टे कर दीजिए, रोक दीजिए इसको। एक्चुअल में इनके दिमाग में ये चल रहा था कि जिस तरीके से वो जो 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में किसानों के नाम पर कराया गया था 3 कृषि कानूनों को रुकवाने के लिए, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उसको पेंडिंग डाल दिया था, और मोदी सरकार को अल्टीमेटली इंतजार करके कि सुप्रीम कोर्ट इस पेंडिंग को बहाल करेगी कि नहीं करेगी, और सुप्रीम कोर्ट उसको पेंडिंग डाल करके एक तरीके से भूल गया। वो तो ये भी भूल गया कि उसने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देने के लिए। उसने रिपोर्ट सबमिट कर भी दी, लेकिन उस रिपोर्ट पर आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों का ये था कि जिस तरीके से तब 13 महीने के लिए बहुत सारे लोगों को लाकर के दिल्ली के बिल्कुल एकदम कलेजे पर बैठा दिया गया था और वो घुटना टेक करके गले पर बैठ गए थे, इसी तरीके से हम इस मामले को भी मैनेज कर लेंगे, एक प्रेशर बिल्डअप कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि देखो मुर्शिदाबाद जल रहा है, कलकत्ता में इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दूसरी जगहों पर भी ये सब चल रहा है, तो लोगों में कितना आक्रोश है, और सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आ जाएगा और इसको स्टे कर देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जो 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनिशिएट नहीं हुआ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि साहब 7 दिन का समय हमें दीजिए, हम डिटेल जवाब दाखिल करना चाहते हैं किन परिस्थितियों में हमें वक्फ संशोधन बिल लाना पड़ा और उसको अधिनियम में परिवर्तित करना पड़ा, हम इस पर डिटेल आपको जवाब देंगे 7 दिन में। तो 7 दिन का जवाब, और उन्होंने कहा कि इन 7 दिनों में हम कोई नई नियुक्तियां नहीं करेंगे। जो 2-3 बिंदु जिन पर इन्होंने खास तौर से आपत्ति की थी कि साहब वो गैर मुस्लिम 2 जो हिंदू हैं उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, धार्मिक मामलों में इसका क्या मतलब है, दूसरे कलेक्टर को पावर दे दी गई है, इसका क्या मतलब है, और जो वो सेक्शन 40 वाला कि साहब उसमें किसी भी जमीन पर हाथ रख दीजिए कि ये वक्फ की हो गई और उसके बाद उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये 3 बिंदु केवल सुप्रीम कोर्ट ने कहे कि वो भी अगले 7 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, जब तक केंद्र का जवाब नहीं आ जाता। उन्होंने कहा कि एक तो ये कलेक्टर वाला कि उनको पावर, दूसरे कोई नियुक्तियां ना हो वक्फ बोर्ड में, परिषद में, और तीसरा डी नोटिफाई ना किया जाए, मतलब उन चीजों को। और उसमें भी बड़ा क्लियर है ये कि जो एक्चुअल में दस्तावेजी जमीन है जिसके कागजात हैं इनके पास, उसको डी नोटिफाई ना किया जाए। वो तो वैसे भी नहीं होना था, वो तो वैसे भी उसमें तो कोई चेक भी नहीं कर रहा। हाँ, उसमें तो कोई कह भी नहीं रहा। ये तो जो कब्जे वाली जमीन है जिनके इनके पास कोई दस्तावेज नहीं, बैनामे नहीं, कुछ नहीं है, उन पर बात है कि उनको इनके कब्जे से मुक्त कराना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, इनको झटका लगा है बहुत बड़ा। और जो ये इतनी सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी ये भी प्रेशर बनाने के लिए, और ये मुर्शिदाबाद और दूसरी जगहों पर जो दंगा फसाद कराया गया ये भी प्रेशर डालने के लिए, और जितने बयान ये दिए जा रहे थे ये भी सब सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से दबाव में लेकर के अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको कम से कम जो 2 सुनवाई हुई हैं बुधवार और बृहस्पतिवार की लगातार, उसमें इनको बड़ा झटका लगा है। सर मेरे को एक चीज बताइए, वो ये सुप्रीम कोर्ट में जा क्यों रहा है उसके ऊपर जरा आगे जाके बात करते हैं आपसे, बट आपने 2 चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन दिए जा रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है, कुछ लिखत में अभी तक नहीं आया है। तो ऑब्जर्वेशन तो आप जितने मर्जी देते रहिए सर, ऑब्जर्वेशन तो आपने 370 के टाइम पे भी बड़े सारे दिए थे, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं आई थी। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन एक प्रेशर टैक्टिक है उनकी तरफ से कि भैया थोड़ा प्रेशर डाला जाए? दूसरा चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये तो 13 तारीख को जा रहे हैं सर, तो ये जो 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा है गवर्नमेंट ने, ये मतलब दिस इज स्मार्ट, ठीक है, ये अच्छा गेम खेला है। अब 5 तारीख के बाद क्या आप उससे करा लोगे? उसका बोले जी 2 दिन और दे दो, फिर 2 दिन और दे दो, अब कोर्ट मना तो कर नहीं सकता, तो ये साहब तो चले जाएंगे, और जो अगले साहब आएंगे फिर वो दूसरी बेंच बनाएंगे, क्योंकि इस बेंच के साथ वो भी नहीं बैठेंगे, उनकी अपनी पॉलिटिक्स होगी, वो दूसरी बेंच बनाएंगे, फिर दोबारा ये शुरुआत होगी। तो ये गेम खेल सकती है क्या सरकार इस टाइम पे? जो दूसरे वाले आने वाले हैं वो भी नवंबर तक ही हैं आदि जी, नवंबर में वो भी चले जाएंगे। हाँ हाँ, तो उसके बाद शायद सूर्यकांत है या कोई और हैं, तो वो ये सब चलता रहेगा। पर जो प्रश्न आपने उठाए हैं ये शो करता है। आज मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का बयान देख रहा था, जी जी, उन्होंने बड़ी नाखुशी जाहिर की है इस बात को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है कि 3 महीने के भीतर जो राज्यों से कानून भेजे जाते हैं, जो विधेयक भेजे जाते हैं संस्तुति के लिए, 3 महीने के भीतर आप जवाब दीजिए, मतलब उनका निपटारा करिए। निपटारा नहीं कर रहे हैं तो जवाब दीजिए कि क्यों आप निपटारा नहीं कर रहे हैं। और ये पॉकेट वीटो नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को समझा रहे हैं। तो भाई राष्ट्रपति आपको यानी चीफ जस्टिस को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद है इस देश का, आप राष्ट्रपति को भी निर्देश देने लगे। और इसी बात को लेकर के गहरी नाराजगी जाहिर की है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता, और उन्होंने एक स्पेसिफिक आर्टिकल का जिक्र किया है, शायद 142 या 140, कि ये तो हाँ ये तो एटम बम बन गया है, जिसके जी में जैसे आता है इसका यूज कर रहा है। तो इससे पहले भी एक जिक्र तो मैंने किया है कि जब ये 3 कृषि कानूनों को पेंडिंग डाल दिया, इससे पहले 2015 में मोदी सरकार जब न्यायिक आयोग लेकर के आई थी, नियुक्तियों को, सेवा शर्तों को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, और आदि जी दोनों सदनों की सहमति, राष्ट्रपति की मोहर, 22-23 राज्यों की भी मोहर उस कानून पर, और इन लोगों ने कॉलेजियम को जिंदा रखने के लिए उसको रद्द कर दिया उस कानून को। तो वही सुप्रीम कोर्ट जो है, अच्छा ये राष्ट्रपति को तो कह रहे हैं कि 3 महीने में आप बताइए कि आप क्यों नहीं इसका फैसला कर रहे हैं, आपको बताना होगा, लेकिन आपके यहाँ तो 3-3 साल और 30-30 साल मुकदमे पेंडिंग रहते हैं। आप किसी के प्रति जवाबदेह हैं या नहीं हैं? आप भी 3 महीने में फैसला करो ना। जो केस आपके सामने आता है तो आप 3 महीने में फैसला करके दिखाओ। और अतीत में तो ऐसा भी हुआ है कि 10-10, 12-12 साल तक भी राष्ट्रपति भवन में जो विधेयक आए थे वो पड़े रहे, उनका निपटारा नहीं हुआ। 3 राष्ट्रपति ने साइन नहीं करा सर, बैक टू बैक 3 राष्ट्रपतियों ने। तो ऐसे भी केस आए हैं, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई परेशानी नहीं दिखाई, तब तो पेट में दर्द नहीं हुआ जस्टिस महोदय के। इसी समय सारी चीजें जो हैं वो दूसरे
मुर्शिदाबाद में जो है 3 लाशें बिछ जाती हैं एक ही दिन में। देवी देवताओं की मूर्ति बनाने वाले पिता पुत्र को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जरा सी बात हो जाए तो ऑब्जर्वेशन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज ही नहीं रह गया है। तो भाई सवाल तो खड़े होंगे आपके ऊपर। आप अगर इस तरह की पक्षपातपूर्ण टिप्पणियां करेंगे, और जैसा आदि जी आपने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भी 370 पर भी दूसरे मामलों पर भी सुनवाई करते हुए ऑब्जर्वेशन के नाम पर बहुत सारी टिप्पणियां कर दी जाती हैं। वो न्यूज बनाने के लिए की जाती हैं सर। नुपुर शर्मा के मामले में क्या टिप्पणी की थी इन्हीं पारदी वालों ने? इन्होंने क्या कहा था कि पूरे देश में अगर दंगे हो रहे हैं तो इसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। गला काटने के लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। आपने आदेश में तो नहीं लिखा ये। तो ये मीडिया के एक सर्टेन जो एक सेगमेंट है उसमें सुर्खियां, सनसनी और वो सब करने के लिए आप इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। जी जी। तो कई बार लगता है कि जब पूरी दुनिया में कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, कहीं भी परिवारवाद इस तरीके से सिर चढ़ करके नहीं बोलता है, तो हमारे यहाँ क्यों है? जी भाई गड़बड़ियां हुई होंगी जब कॉलेजियम बनाया गया था, लेकिन उसको आप लगातार ढोए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं और जिदमारी में चलाए जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कई बार कि मोदी जी जब से आए हैं बहुत सारे सुधार कर रहे हैं, आर्थिक सुधार भी कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी बहुत सारे उन्होंने सुधार किए हैं। मुझे लगता है कि न्यायिक सुधारों की तरफ भी उनको बढ़ना ही पड़ेगा। इसको बहुत लंबे समय तक आप टाल नहीं सकते। नहीं सर, वो बात आपकी ठीक है। और जिस तरह से मतलब अभी हमारे पास करीब 2200 लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, और कमेंट्स देखिए सर, आपको दिखेंगे अपने आप ही क्या क्या बोल रहे हैं लोग। तो ये तो भैया मैं तो बड़ा क्लियरली बोलता हूँ कि साहब ऐसा है, हमारे जजेस और कोर्ट्स को ये रियलाइज होना चाहिए साहब, आप यू आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। आप हमारे बीच में से निकल के ऊपर जाते हो, हमारे पास ही आके रहोगे। डोंट डू दिस, क्योंकि आपको सोसाइटी के साथ रहना है। यू आर फॉर द सोसाइटी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना टाइम ये गेम खेलेंगे, बिकॉज दिस गेम। एंड मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखिए आदि जी मैं एक बात और कह दूं आगे बढ़ने से पहले। जी जी जी। अभी एक जज साहब के यहाँ से करोड़ों की कैश बरामद हुई थी ना, वो जो जल गया था जी। 1 महीना तो हो गया उस मामले को। हाँ, क्यों चुप्पी साधे बैठी है सुप्रीम कोर्ट? अब एंड सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, दीजिए आप भाई। और उन जज साहब का आपने फिर से इलाहाबाद ट्रांसफर क्यों कर दिया? जी। अब आप एफआईआर लॉन्च करने के आदेश दो ना उसके खिलाफ कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है, वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। जी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सरकार अपने पर आ जाए ना और जगह जगह ईडी और आईटी और दूसरी एजेंसियों को सक्रिय कर दे और तलाशी वलाशी शुरू हो जाए, पता लग जाएगा पूरे देश को। अरे सर, वो दूसरी चीज है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है एक चीज कि साहब अभी चलिए उस पर बात करते हैं। ये जो सीक्रेट लेट नाइट मीटिंग चल रही हैं, और सबसे पहले मैंने तो एक चीज देखी है सर, जयदीप धनखड़ साहब के मुंह से जो निकलता है ना, फिर वो आगे आता है लॉ में। और वक्फ के बारे में सबसे बड़े बड़े स्टेटमेंट धनखड़ साहब ने देने शुरू करे थे, एंड सीधा उसके बाद आया। और वो बड़ा, ही इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो आपको क्या लगता है सर, धनखड़ साहब की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आया है, और बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, उसके अंदर कोई इधर उधर नहीं है कि भैया हम देख रहे हैं, हम सोच ना ठक। तो ये कुछ ऑर्डिनेंस की तरफ जा रहे हैं क्या सर, या कुछ? देखिए, जब 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि देश जो है वो बहुत बड़े बड़े फैसलों के लिए तैयार रहे। वो बड़े बड़े फैसलों का कुछ रूप तो हम देख रहे हैं। इधर यूसीसी,
वक्फ भी हो गया, यूसीसी उत्तराखंड में तो लागू हो ही गया है, बाकी जगहों पर भी। इसके अलावा एनआरसी की सुगबुगाहट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और साहब आप ये देखिए कि ईडी अचानक सक्रिय हुई है फिर से। किस तरीके से नेशनल हेराल्ड की 3 बड़ी संपत्तियां 661 करोड़ की वो जब्त की गई हैं। कितना आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट में। Yeah. वाड्रा साहब को लगातार तीसरे दिन बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो अभी तो और कितने मतलब धमाके होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ कितने दिन बेल दोगे, कितने दिन बेल रखोगे आप? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो नहीं, ये बेल वाला जो मामला है ना, ये दिसंबर 2015 का है। हाँ। दिसंबर 2015 में इनको बेल मिली थी माँ बेटा को, और उसके बाद से ये लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी को लड़वा रहे हैं, सांसदों को, विधायकों को लड़वा रहे हैं, और संसद के भीतर संसद के बाहर खूब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। पार्लियामेंट की इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है, उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाया हुआ है। राहुल गांधी दुनिया भर के देशों की यात्राएं करते हैं, गोपनीय यात्राएं करते हैं, किस किस से मिलते हैं, कौन कौन सी टूल किट का हिस्सा है, और सरेआम मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि अगर संविधान संशोधन किया पूरे देश में आग लग जाएगी। वो ऐलान करते हैं कि साहब पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई जलाने की और लगाने की जरूरत है। अमेरिका में बैठ करके कहते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता, सिखों को गुरुद्वारों में जाने नहीं दिया जाता, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, वो अपना कड़ा नहीं पहन सकते, वो कृपाण नहीं रख सकते। मतलब पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में चीन की प्रशस्ति करते हैं कि चीन बहुत बढ़िया है और भारत में सब कुछ खराब है। मीडिया भी प्रेशर में, जुडिशियरी भी प्रेशर में, पार्लियामेंट भी चुनाव आयोग पर हमले करते हैं, ईवीएम में खोट निकालने लगते हैं। तो मुझे लगता है आदि जी, और खुली आंखों से सबको अब दिखाई दे रहा है, यार बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था गंगा में डुबकी लगाने के बाद, और काशी बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने प्रार्थना की है कि मेरा दिमाग संतुलित रखे, शांत रखे, मेरे हाथ से कोई ऐसा काम ना हो जिसमें रंच मात्र भी, जरा सी भी किसी के प्रति कोई दुर्भावना या बदले की भावना प्रदर्शित होती हो। और उन्होंने, आप देखिए कि उन चीजों पर अमल किया। 10.5 साल हो गए हैं एजेंसियों को तथ्यों के, दस्तावेजों के और इनके धत कर्मों के पीछे भागते हुए और उनको जुटाते हुए। अब जाकर के 10.5 साल बाद देश को लग रहा है कि इंसाफ की तरफ एजेंसियां बढ़ रही हैं। मैं एजेंसियों का नाम ले रहा हूं, मोदी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं। और बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी अक्सर आकर के कहते थे कि मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी डरपोक हैं, वो सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, रॉबर्ट वाड्रा से डरते हैं, ये डरपोक प्रधानमंत्री क्या करेगा, योगी जी को लेकर के आओ, वो करेंगे। तो भैया वो ठंडा करके खाने के आदी हैं। पॉलिटिक्स ऐसी तो चलती है, ऐसी तो चलती है पॉलिटिक्स। तो जो कुछ करना है एजेंसियां करेंगी भाई, अब अदालत करेगी। जैसे ही इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई दिसंबर 2015 में, जो इनको जमानत मिली थी, वो खत्म। इसका मतलब ये है कि 3 संपत्तियां अगर जब्त कर ली गई हैं तो ईडी सारी औपचारिकता पूरी कर चुकी है इनकी गिरफ्तारी से पहले। जो किसी को गिरफ्तार करने से पहले कानूनी कदम उठाए जाने होते हैं, ईडी वो पूरा कर चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि खानदान के ज्यादातर लोग जो हैं वो अब जेल की ओर अग्रसर हैं,
बेल खत्म, जेल की यात्रा शुरू करने की तरफ है। बेल खत्म, जेल की। सही है सर, आप भी अभी शायरी लिखनी शुरू हो गए हो सर। एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा। अभी बड़ा डिबेट चल रहा है सर ममता दीदी के ऊपर, मोदी को ममता दीदी को कैसे सीधा करना चाहिए। एंड एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं अपने वर्ड वापस लेता हूं, माफी चाहूंगा। ममता दीदी नहीं बोलने वाला मैं आज के बाद, क्योंकि वो दीदी तो रही नहीं। ठीक है, तो ममता बनर्जी के ऊपर क्या होने वाला है, और ये जो लेट नाइट मीटिंग, उसके ऊपर भी थोड़ी टिप्पणी कर दीजिए सर। आपके पास ज्यादा थोड़े परखें होती है, प्लस आपका एक्सपीरियंस है इन चीजों के बारे में, तो जरा बताइए ये लेट नाइट मीटिंग जो चल रही है वो क्या है, और ये ममता का क्या होने वाला है। दोनों ही चीजों पर चर्चा करते हैं आदि जी। देखिए, ममता जी का वो होता क्या है कि एक जानवर है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा ममता जी के संदर्भ में, कि जब उसके उल्टे दिन आते हैं तो वो शहर कस्बे या गांव की तरफ हू करके भागता है। तो आप कितने समय तक बचेंगे, कितने समय तक बचेंगे आप लोगों की आंखों में कब तक धूल झोंक सकते हैं। ये इन्होंने क्या तर्क दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जो मुर्शिदाबाद में हुआ उसके लिए बीएसएफ जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और बांग्लादेश के घुसपैठिए जिम्मेदार हैं। यानी उनको आपकी पुलिस ने, आपके प्रशासन ने और आपकी सरकार ने हिंसा करने के लिए, लोगों की हत्या करने के लिए खुला छोड़ दिया। आप ये कहना चाहती हैं कि ये हत्याएं जो 3 हुई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने करवा दी या बीएसएफ ने करवा दी। ये जो हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की गलती क्या है, जरा ममता बनर्जी ये भी बता देती। उनकी क्या गलती थी? उन्होंने कोई अपराध किया था क्या? किसी को हिंसा के लिए उकसाया था क्या? या कानून बनाने में उनकी कोई भूमिका थी क्या? वो तो निरीह, निर्दोष, मासूम लोग हैं और गरीब परिवारों के लोग हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो बल्कि कहा कि उनमें से अधिकांश दलित हैं। जिन दलितों की ये राजनीति करते हैं, जिन दलितों पर अत्याचार की पर ये हाय हल्ला करते हैं, किसी दलित बेटी के साथ हाथरस में कुछ हो गया था तो 100 कैमरा पर्सन और मीडिया कर्मियों के साथ और 5000 की भीड़ के साथ भाई बहन दोनों, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, हाथरस की तरफ दौड़ पड़े थे। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में अगर दलितों के ऊपर अटैक होते हैं, उनके घरों को तहस नहस कर दिया जाता है और 500 से ज्यादा परिवार पलायन के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं, तो इनके मुंह से बोल नहीं फूटते हैं, एक ट्वीट भी नहीं आता है इनकी तरफ से। और अखिलेश यादव बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हम तो ममता दीदी के साथ हैं। अब आते हैं इनकी मीटिंग्स पर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामहिम राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए तो कई चैनलों पर ब्रेकिंग चल रही थी कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन गए हैं। जब होना होता है तो प्रधानमंत्री इस तरीके से राष्ट्रपति भवन नहीं जाते हैं, वो सीधे कैबिनेट को बुलाते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में ही डिसीजन हो जाता है। और जो उनकी विदेश यात्राएं थी, विदेश यात्राओं का जो हासिल था, जो अलग अलग देशों से समझौते हुए हैं, उनके बारे में कुछ कर्टसी कॉल और जो देश में चल रहा है उसकी भी जानकारी राष्ट्रपति को देने के लिए। दूसरे, तमिलनाडु के संदर्भ में और राष्ट्रपति के अधिकारों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से जो टिप्पणियां की गई हैं, मैं कहूंगा अवांछित टिप्पणियां की गई हैं, उन पर भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में विमर्श हुआ होगा। तीसरी बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है अगले हफ्ते, तो संगठन में परिवर्तन होंगे। कई लोग केंद्र से जो मंत्री हैं इस समय, वो संगठन में जाएंगे और
चूंकि इस साल बिहार में चुनाव है विधानसभा के और 2026 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है, तो इन 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में यानी मोदी सरकार में होने वाला है। इन सारे तथ्यों को लेकर के, विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से बातचीत हुई होगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आकलन है, मेरी संभावनाएं हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ऐसी संभावना मेरी है कि इन विषयों पर बात हुई होगी। और जो जेपी नड्डा के यहाँ मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह थे, और कल रात फिर अमित शाह के यहाँ सभी नेता फिर से जुटे, इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा में, नियुक्ति में जो समय लग रहा है उसको लेकर के प्रधानमंत्री चिंतित हैं। और उन्होंने खुद भी मीटिंग बुलाई सभी की और ये कहा कि जो अहर्ताएं हैं, जो जरूरी होता है कि 18-19 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो जाएं, अभी तक 13-14 राज्यों के हुए हैं, ये 18-19 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जल्दी से जल्दी इसी हफ्ते में घोषित किए जाएं और उनका चयन पूरा किया जाए। और इनमें बड़े राज्य हैं, इनमें बिहार भी है, इनमें उत्तर प्रदेश भी है, इनमें गुजरात भी है, कई बड़े राज्य हैं, तो वहां पर तुरंत नियुक्तियां हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। बाकी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन या जो दूसरी चीजें हैं वो कयासों में ज्यादा रहती हैं। हम लोग भी कभी कभी प्रोग्राम बना देते हैं जब दर्शकों का प्रेशर रहता है और फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई 2014 से लेकर के 2025 तक का आप मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड जरा उठा करके देखिए। एक उत्तराखंड को अगर छोड़ दें हरीश रावत वाले प्रकरण में, बाकी उन्होंने कहीं भी कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है, तो वो एक्सपोज होने देना चाहते हैं। और ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में इस समय जिस तरह का आक्रोश है वो देखने लायक है। जो सो कॉल्ड जो इलीट वर्ग वहां का, भद्र लोग जिसको कहते हैं वहां पर, उसमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। 3 प्रकरण हुए हैं जिनकी वजह से ममता बनर्जी के खिलाफ इस समय नाराजगी है। एक संदेश खाली, दूसरा आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर बिटिया के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, और अब तीसरा मामला ये है मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अटैक किए गए हैं। जी सर, मुर्शिदाबाद बोल रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी एक छोटा सा अपडेट है। कुछ चीजें सुन के आपको थोड़ा सा शॉक भी लगेगा, बट ये ग्राउंड रिपोर्ट है। मुर्शिदाबाद में काफी काउंटर स्ट्राइक चल रही है इस टाइम पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये समझ में आ रहा है कि वहां पर पुलिस के एक इंचार्ज हैं, उन्होंने काफी मतलब फ्री हैंड दिया हुआ है कुछ गुटों को जरा वापस सीधा करने के लिए जगह को। एंड इस टाइम पे ये समझ में आ रहा है कि वहां पर कुछ गुट हैं जो काफी कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, और लोग काफी जगहों से आए हुए हैं, और लड़के सबसे ज्यादा मिदनापुर से आए हुए हैं उधर पे। दूसरा मेरे पास ये बड़ा अपडेट है कि कैजुअलिटी जो हुई है वहां पर 120 के ऊपर हुई है सर, जहां पर 120 से ज्यादा लोगों को इंजरीज हुई है, और करीब करीब 15 उनकी तरफ से टॉय हो चुके हैं सर। क्लियर कट आउट, दे आर डेड, दे आर नो मोर अलाइव। तीसरा चीज सर, मालदा पे जो इन लोगों ने कोशिश करी थी, जो बीजेपी ने वहां पर एक ऑफिस बनाया, उससे पूरी डर का माहौल बन गया वहां पर, और बुरे हाल हैं। और एक मस्जिद था जहां से ये पूरी चीज प्लान हुई है सर। कहते हैं, अब इसका कंफर्मेशन मेरे पास नहीं आया है, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं, बट कहते हैं कि वो मस्जिद अभी वहां पर नहीं है। किसने किया, क्या किया, वो मुझे नहीं पता। और तभी जो कल जो कहा जाता है, अब मैं वहां पर गया तो हूं नहीं, तो मेरे पास भी इनपुट्स आती हैं। कहा यह जाता है जो कल ममता दीदी बड़ा गुस्से में थी, और जिस तरह से वो श्रीलंका को बंगाल का बॉर्डर बना दिया उन्होंने, तो उससे ये दिख रहा था कई लोगों की ऑब्जर्वेशन थी कि उनको समझ में आ गया कि यार यहाँ बहुत जोर से सुताई चल रही है, और उनके बंदे जितने उन्होंने इकट्ठे करे थे वहां पर भी उनकी
काफी सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं। तो थोड़ी सी एक निराशा सी है उनके अंदर। और बाकी मैं एक चीज और बताऊं, मेरे बंगाली दोस्त मुझे सपोर्ट करेंगे, कई जगहों के अंदर सर 48 से 72 घंटों तक जय श्री राम के नारे लाउड स्पीकर में दिन रात बजाए जा रहे हैं लोग, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा सर आपसे, ठीक है। कई जगहों के अंदर मैं बता रहा हूँ, कोलकाता के अंदर बीच में देयर आर एरियाज जहां पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, वहां पर लाउड स्पीकर के अंदर पिछले रामनवमी से सर जय श्री राम के नारे बंद नहीं हुए हैं अभी तक, 3-4 दिन हो गए हैं उस चीज को। तो एक एक पुशबैक दिख रहा है सर बंगाल के अंदर, और बड़ा साइलेंट सा पुशबैक है। कोई ज्यादा इसके ऊपर सोशल मीडिया में बात नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है। आप लोग जो बंगाल में या तो रहते हैं या तो जो लोग इधर उधर हैं, तो जरा मेरे को चेक बैक करके बताइए। मेरे को ये 3-4-5 जगहों से आई है, ऑब्वियसली पूरे कोलकाता में तो नहीं बज रहे होंगे, बट सेक्शंस के अंदर पुशबैक आना शुरू हो चुका है, एंड दैट्स समथिंग दैट आई एम कमिंग टू नो। तो प्लीज मुझे बताइए। और ये चीज मेरे पास 2-3 वीडियोस हैं विच आई डोंट वांट टू प्ले बिकॉज एरियाज पता चल जाएंगे, एंड वो सब बड़ा सेंसिटिव है, आपको भी पता है। हनुमान चालीसा भी चल रही है, जय श्री राम के नारे भी चल रहे हैं, और वहां पर भजन चल रहे हैं, मतलब पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था सर, सर फोन पे बात नहीं हो रही, आप विश्वास नहीं करोगे। मैं उसको पूछा भाई तू सोता कैसे है, कहता ना सोए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है। तो ये भी चल रहा है वहां पर। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, जो हमको भी हमारी ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया बताती नहीं है। बट एक चीज है, अगर उठा के 120 तक कैजुअलिटीज हुई हैं, दोबारा हिम्मत नहीं होगी इनकी करने की, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, ये गिले हो जाते हैं जल्दी, इनके बाद दम नहीं रहता, ठीक है। और यही चीज आप देखेंगे जब ये ओएसी लेके गया था ना, 10 लाख लोगों को मुंबई, 30 पुलिस वालों ने भगा दिया था उनको वहां से, 30। तो दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्टैंड एंड फाइट, आवाजें बहुत करते हैं ये। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, दिस इज देयर इज अ लॉट ऑफ दिस पुशबैक, सिचुएशन टेंस है, इश्यूज भी हो सकते हैं, बट आई थिंक बंगाल में थोड़ा सा कुछ एक चीज मुझे दिखती है कि कहीं पे अभी आग लग रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे ऑडियंस को, प्लीज मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए, प्लीज बताते रहिए हमको, इनपुट्स ऐसे देते रहिए। मेरे पास काफी सारे इनपुट्स आते हैं जिनको मैं डबल ट्रिपल चेक करता हूं लोगों के साथ ऑन द ग्राउंड, सो दैट आई कम टू नो कि कोई किसी ने फालतू में तो नहीं लिखा। सर जी थैंक यू सो मच, आपने एक पर्सपेक्टिव दिया इसके लिए और एक डायरेक्शन दिया। कुछ सवाल हैं सर, थोड़े से ले लेते हैं, बट उससे पहले मेरा सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, 3700 लोग देख रहे हैं हमको इस टाइम पे, प्लीज वीडियो को जोर से लाइक करिए, ठीक है। 1400 लोग ने लाइक करा यार, कोई नहीं पसंद आया तो बता दो यार, कमेंट में लिख दो, बट लाइक कर दो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। चलिए सबसे पहले सवाल लेते हैं लॉजिकल ईशान साहब, रिस्पेक्ट मुनीर फॉर क्लैरिटी, अपने लिबरल कब समझेंगे? ये बात एकदम सही है। क्या कहते हैं सर, जो आसिम मुनीर ने तो बड़ा क्लियरली बोल दिया ना कि हमारा डीएनए अलग है, और भारत में तो सर अमन की आशा लेके बैठे रहते हैं लोग। सब कुछ अलग बता दिया उसने तो, इसके बाद बचता क्या है? अब तो अगर ये कोई सेकुलर जानबूझ करके और मूर्खता में ही बना रह रहा है, तो फिर ये उसकी गलती है। ओके, 2-4 लोगों का बंगाल से, ओके किसी का मेरे को अभी मैसेज आया है, ईमेल आया है, जो अभी शो देख रहे हैं, कहते हैं सर मेरे एरिया में जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो रहा है। आगे मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने एरिया लिखा है। सो एनीवेज थैंक यू, एक ने कंफर्मेशन मेरे को ऑलरेडी दे दिया है। आई वोंट वांट टू पुट द नेम ऑफ एनीबॉडी, और ये मेरा सबसे एश्योरेंस है, आप मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन देंगे कभी आपका नाम सामने नहीं आएगा। विजय जी थैंक यू, न्यायपालिका के कार्य चरण पर जन आंदोलन की आवश्यकता है। जन आंदोलन से ज्यादा मुझे लगता है कि जिस तरह की एक्चुअल में डर्टी पॉलिटिक्स आजकल हमारे देश में हो रही है ना, उसके सुधरने की जरूरत है। जी जी जी। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। अब नहीं 5 साल 10 साल 20 साल बाद दूसरे दलों की आएगी, उनको भी तो झेलना है ना। तो इसलिए इस मामले में
एकजुट होना, सबका एक राय होना, जी। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके चीजों को सही दिशा में लेकर के जाना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली सही बोले सर। सुभज्योति जी थैंक यू, प्रणाम ओमकार जी एंड आदि जी, कुड यू क्लैरिफाई व्हाट इस्कॉन मायापुर वेस्ट बंगाल रामकृष्ण मठ बेलूर इन वेस्ट बंगाल आर डूइंग फॉर डिस्प्लेस्ड बंगाली हिंदूज ऑफ मुर्शिदाबाद? सर इंडिविजुअली तो आदि मुझे जी पता के नहीं, बट इतने आदि सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुझे पता है। मालदा में एक सेंट्रल एरिया बना है जहां पर ये लोगों ने उल्टे काम करने की कोशिश करी थी। तो मालदा में जाके बीजेपी के जो वहां पर कार्यकर्ता हैं उन्होंने काफी बड़ा एक एरिया बनाया है जहां पर ये सारे लोग रह रहे हैं, खाना पीना, वहां पर काफी सारे डोनेशंस और काफी सारी चीजें आ रही हैं। एज अ मैटर फैक्ट मेरे को 3-4 लोगों से मेल भी आया था कि इनके क्यूआर कोड्स, बट मेरे पास वो चेक करने के लिए साधन नहीं है कि मैं वहां पर चेक करके बता सकूं। बट मालदा एक एरिया बन रहा है जहां पर काफी ये एक गुट बन चुका है, तो सारी जो चीजें वहां पर चल रही हैं वो मालदा से चल रही हैं। के पराग जी कहते हैं आई एम बैडली वेटिंग फॉर अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, नेशनल मीडिया शोइंग 180 डिग्री ऑपोजिट न्यूज फ्रॉम व्हाट यू बोथ एक्सप्लेन। थैंक यू सर। सर जी ये क्या कहते हैं सर, हमारे मीडिया को क्या समझ नहीं आ रहा, क्या क्या हो रहा है ये जिस तरह से? नहीं, उनका उनका एक एजेंडा है, ये हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा। जब वो कल शाम से ही एक बैंड बजा रहे हैं, अंतरिम आदेश आएगा, अंतरिम आदेश आएगा, ये होगा वो होगा, अब उनको फेस सेविंग करने दोगे या नहीं करने दोगे? Yeah. और इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है, इन्होंने खुद ही कर ली है। इसलिए जो असली चीज है वो आपको यहाँ सुनने को मिलेगी, यहाँ उसका विश्लेषण मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं सब कुछ, उनको अपना फेस सेविंग करना पड़ता है क्योंकि वो दूसरे तरीके के संभावनाएं जता रहे थे, एक नैरेटिव बना रहे थे कि आज अंतरिम आदेश आ जाएगा, आज इस अधिनियम पर रोक लग जाएगी। वो तो हुआ नहीं, तो अब उनको फेस सेविंग करनी है। ऋतिक चैटर्जी जी थैंक यू सो मच। आप दोनों को जय श्री राम कहते हैं, ये लोमड़ क्यों नाच रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर दिया नहीं? हाँ, वही हम कह रहे हैं। ये सही नाम दिया है इन्होंने, लूमड़। सर लोग भी ना अभी परेशान हो गए हैं, कोई रोकता नहीं है क्योंकि जो मुंह में आता है बोलते हैं सीधा, है बाढ़ में जाओ तुम लोग। सुभज्योति जी एक बार और थैंक यू, कहते हैं रियल क्वेश्चन इज हाउ कैन आरएसएस इस्कॉन रामकृष्ण मठ रीइग्नाइट द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द कल्चर ऑफ हिंदुइज्म लॉस्ट मॉडर्निटी inclined society of the Bengali Hindus in West Bengal. You're very right sir. आपके वहां पर मोहन भागवत जी तो गए थे सर, वहां पर वो काम तो शुरू हो चुका है, बोल रहे हैं 4000 शाखाएं खोलेंगे वहां पर वेस्ट बंगाल में। और कुछ इनपुट है सर आपके पास? नहीं, आपके पास ज्यादा रहता है बांग्लादेश के बारे में और वहां के बारे में, तो मेरे पास उतनी सूचनाएं एक्चुअल में नहीं होती हैं। चलिए एक और अपडेट आया है सर, चंदन सेन गुप्ता जी कहते हैं कि काफी सारी फैमिलीज वापस मुर्शिदाबाद आ रही हैं। साहब मेरे को एक चीज तो पता है, जो गई थी ना सर मालदा की तरफ चली गई थी, एक तो ये चीज पता है मुझे, फैमिलीज तो मुझे पता नहीं कितनी आई हैं क्योंकि मेन हैव कम बैक, और जो वहां पर डंडाबाजी चल रही है वहां के लोग भी कर रहे हैं काफी, तो ये मुझे पता चल रहा है वहां पर। अब ना आई कांट प्रूव इट, मेरे से प्रूफ मत मांगिएगा बिकॉज इसका मेरे पास प्रूफ नहीं है। आर्यवीर जी थैंक यू, कहते हैं वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया, क्या हो रहा है? ये है मीडिया का नैरेटिव। स्टेटस को नहीं लगाया जी। विजय जी थैंक यू सो मच, ऑल ट्रस्ट इन मोदी जी बट फियर 2021 फियास्को रीहैशिंग। नहीं साहब इस बार दम नहीं है इनके पास। आप क्या कहते हैं सर, दोबारा हो सकता है कुछ? नहीं, बहुत असंभव सा लग रहा है, होने को तो कुछ हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बार मोदी जी भी तैयार हैं। और कई चीजें हैं भाई, उनकी तरफ भी देख लो, वहां खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, क्या हुआ, अस्त्र क्या हुआ, पीट पाट करके भेज दिया उनको। हरियाणा की सीमा में भी नहीं घुसने दिया, दिल्ली तो छोड़ ही दो। मैं बताऊं साहब, एक गुब्बारे की तरह देखो इस टाइम पे सिचुएशन को, और गुब्बारे में आप पानी भर रहे हो, अब गुब्बारे में एक कहीं कहीं पे छेद होगा तो वहां पर पानी निकलेगा, तो मुर्शिदाबाद में आपके छेद था, बाकी देश में दिखता नहीं है क्योंकि जिस तरह से तोड़े जाते हैं पिछवाड़े, फिर आपने भी देखे ही है।
मैंने राजेश पिछले जी, प्रोग्राम में भी ये बात कही थी, अपने प्रोग्राम में भी कही थी। देखिए 14-15 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं, अपना मुख्यमंत्री है। जी, 6-7 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन है। यानी 21-22 राज्यों में तो शांति ही रहनी है, आप तय मान लीजिए। कुछ नहीं होगा। दूसरे, मोदी सरकार पसमानदा गरीब मुसलमानों को कुछ हद तक समझाने में कामयाब रही है कि ये आपके हकों पर डाके डाल रहे थे, डकैती डाल रहे थे। हम लोग आपको आपका हक देने के लिए ये अधिनियम लेकर के आए हैं। तो इस बार इनको वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। जी, जी। राजेश जी, थैंक यू सो मच आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। सचिन कुमार जी, थैंक यू सो मच। कहते हैं कुड यू प्लीज टेल लीनिंग ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड गवाई। गवाई साहब का देखो यार बड़ा अच्छा है, क्योंकि 370 उन्होंने अप्रूव करा था राम मंदिर के, उसके अंदर वो थे। उसके बाद एक और बड़ा जजमेंट था जिसके अंदर उन्होंने अप्रूव, डिमोनेटाइजेशन में भी थे वो, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। आर्यवीर जी, थैंक यू। ये सुप्रीम कोर्ट का कोई इलाज नहीं है क्या? लेजिस्लेचर में बने लॉ को कैसे पलट सकते हैं? सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी पर स्टेटस को लगा दिया है। नहीं लगाया भाई, वो नहीं लगाया, बट इलाज के बारे में बता सकते हैं सर, कुछ है इलाज? और मुझे लगता है देर सवेर कुछ ना कुछ तो निकलेगा। एलएनजेसी जैसा कोई कानून लेकर के मोदी सरकार फिर से आएगी। जी, जी। वो शांति से नहीं बैठेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े बड़े फैसले देखने के लिए देश तैयार रहे, तो कुछ उनके दिमाग में जरूर होगा इस बारे में भी। और मेरे हिसाब से ना सर, ये लोग आई थिंक इस चीज के लिए वेट कर रहे होंगे कि ये आने दो इसका भाग, फिर देखते हैं करना क्या है। क्योंकि अभी बीच में अगर ये प्रेसिडेंट्स रूल या जो प्रेसिडेंट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लगाया, इसका कोई फायदा नहीं होता बीच में कुछ करके, क्योंकि फिर वो लगता कि इन्फ्लुएंस पेडलिंग कर रहे हैं। अब टाइम सही है, तो अगर इनको कुछ करना है तो आज के बाद इनको कुछ करना है। शाम से टाइम स्टार्ट होता है एक्चुअली, मेरे हिसाब से। सर क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत। सुनील जी, थैंक यू। प्रॉब्लम साहब, थैंक यू। आसिम मुनीर के स्पीच में डर था। रिमेंबर 71 व्हेन पाक रेडियो पे पाकिस्तान जनरल सेड वी आर वेरी क्लोज टू विन, नेक्स्ट डे 92,000 पतलून्स। सायन दत्ता जी, थैंक यू। स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट है आदि भाई, इवन टीएमसी पार्टी सपोर्टर्स आर रियलाइजिंग द नियर real scenario. Another request, Adi bhai, don't call Bangladeshis as Bengalis. Okay, we'll do that. Absolutely. तो कह रहे हैं कि टीएमसी पार्टी सपोर्टर्स भी पढ़ रहे हैं। हाँ सर नहीं, वो सब डरे हुए हैं। टीएमसी वालों नहीं, की देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी कल भाषण दे रही थी, जी, वो होता है ना कि आप जितनी नहीं है उससे ज्यादा आवाज में बोलने की, चीखने की कोशिश कर रही थी। करेक्ट करेक्ट। तो ये आपके भीतर का जो भय है वो प्रदर्शित होता है। जी तो जी ममता बनर्जी जिस तरीके से बोल रही थी, चीख रही थी, योगी नहीं भोगी है, इस तरह की बातें कर रही थी, तो इससे लग रहा है कि खुद ममता बनर्जी भी हिली हुई हैं। जी। सर किरण रिजिजू ने कल रात को एससी को भी धमकी दी है। हाँ, उन्होंने कहा है कि आप अगर सरकार के मामलों में दखल देंगे तो कैसा लगेगा जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल देगी। जी। ओके, एंड लास्ट के 2 कमेंट सर। सरिता जी कहती हैं, हाउ अबाउट आस्किंग जजेस टू सॉल्व केसेस विद इन 3 months और एल्स दे विल बी रिमूव्ड। सही बात है। एंड सुंदरम साहब कहते हैं, सर जुडिशरी वांट्स टू सजेस्ट वेदर इन वर्ड्स ऑन एन एक्शन दैट इज स्टैंड्स नॉट विद द नेशन, द पुअर और द गवर्नमेंट बट अलाइंस इंस्टेड विद द लेफ्टिस्ट एजेंडास ऑफ द सोरोस टीम। देखिए जिस जिस तरह के ऐसे संवेदनशील मामलों में और अधिनियम पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े होते हैं और कैसे कैसे संगठनों के लिए खड़े होते हैं, जी तो आप इसी से अंदाजा लगा लो। सर और वही है ना। ये जो कपिल सिब्बल हैं, सिंघवी हैं, एक दवे हैं, प्रशांत भूषण हैं, इनकी कुल मिलाकर के जो छवि है, जो जन चर्चा है, वो भी उससे भी हम आप सब परिचित हैं कि इनकी छवि एक्चुअल में किस तरह की है। और एक असम की पुलिस गिरफ्तार करने आई थी पवन खेड़ा को, जहाज में बैठ गया था वो, कोई अधिवेशन था, शायद कांग्रेस का कोई प्रोग्राम था,
वहां से असम पुलिस ने उतार लिया था। 2 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। और यही है ये सर। अभिषेक मनु सिंघवी ही थे कोर्ट में, जी, जी, इन्होंने ही जी। मैनेज किया था सारा कुछ। क्या ये आम आदमी के लिए संभव है चांस कि नहीं है अगर सर। कोई एजेंसी उसको गिरफ्तार करे तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको लिस्टेड भी कर ले, उसकी जमानत पर सुनवाई भी कर दे, उसको जमानत भी दे दे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नम्रता जी, थैंक यू सो मच आपके सुपर स्टिकर के लिए। सर जी, थैंक यू आपके टाइम के लिए और आपके इनसाइट के लिए। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, क्योंकि एक आग थैंक यू। लगाने की तो कोशिश की जाती है, हमारे अंदर भी आग लगाने की कोशिश की जाती है, बिना पढ़े और लिखे करने की, और वो अच्छी बात नहीं है। हमको थोड़ा-सा गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक चेस की गेम है। एक मूव वो खेलते हैं, एक मूव आप खेलते हो। हाँ, उसके बाद एक टाइम आता है जब चेस के बोर्ड को आग लगा के आप फेंकते हो, वो अलग चीज़ है। एक स्टिकर और आया है सर, ले लेते हैं। कुमार जी, थैंक यू। और कहते हैं रमदेव बिल्ला जी कहते हैं, ममता इज श्योर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा अपने बंद दिमाग में। नहीं तो ये लोग फट्टू हैं जो अंदर से डरपोक हैं, कैसे भी पावर रहे हैं, और फेस इज अनबेरेबल, शी इज फ्रस्ट्रेटेड। देखिए साहब, राष्ट्रपति शासन तो लगेगा, और मेरी बात याद रखिएगा आप लोग। बाद में लगेगा। चुनाव की घोषणा से 5 महीने पहले, 4 महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगेगा। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं रहेंगी। इस बार मुझे लगता है कि बड़ा फैसला ये होगा, क्योंकि गृह मंत्री का एक बयान याद रखिए, जो उन्होंने कहा था कि इस बार हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तो ऐसा क्या करने जा रहे हैं गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, इस पर जरा सोचिए, तो उसका जवाब होगा राष्ट्रपति शासन। जी, आदित्य जी, आपको इसमें ही आपका जवाब मिल गया है, बट थैंक यू सो मच आपके सुपर स्टिकर के लिए। सर जी, एज आई सेड, थैंक यू सो मच। आपके साथ बात थैंक करके यू हमेशा सो कुछ मच। सीखने को मिलता है। थैंक यू आपके टाइम के लिए और आपके इनसाइट के लिए। नमस्कार, जय नमस्कार। हिंद, जय भारत।